अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है और PTI के रहनुमा अली नवाज़ अवान जो कि कुछ रोज़ कबल गिरफ्तार हुए थे, आज उन्होंने इस्तेहकाम पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का एक अहम बयान आया, जिसके बाद ये तासुर दिया जा रहा है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयानात में तजादात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाम जमातों को यकसा जो मौके हैं वो मिलने चाहिए। और इसी के साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये भी कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन हुई तो अवाम कबूल नहीं करेंगे। वो खुल के अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने आज ही ये अहम बयान दिया है कि मौजूदा सूरत हाल में उनको इंतखाबात के लिए एक साजगार वो वक्त नज़र आ रहा है। और इसी के साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पर उन्हें पूरा एतमाद है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुल्क जो है वो शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है। मतलब एक तरफ बिलावल साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इलेक्शन कमीशन समेत जो मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से वो खुल के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, लेकिन जरदारी साहब जो है वो कह रहे हैं कि शफाफ इंतखाबात उन्हें नज़र आ रहे हैं। इससे कबल आपको याद होगा कि जब बिलावल साहब ने 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का मुतालबा किया था और कहा था कि इलेक्शन कमीशन मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां जो हैं वो ज़रूरी नहीं है और इलेक्शन कमीशन आइन के तहत हल्का बंदियों को छोड़कर 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराए, तो उस वक्त भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का एक बयान आया कि मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन बंद है कि वो हल्का बंदियां करवाए। और उस वक्त जब बिलावल साहब से ये सवाल हुआ कि आप 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन जरदारी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद हल्का बंदियों के लिए पाबंद है, तो बिलावल साहब ने उस वक्त क्या कहा था, पहले वो सुनते हैं। पीपल्स पार्टी का CC मीटिंग हुआ था जिसपे मैंने और सदर जरदारी साहब ने उसका सदारत की। हमने ये दो राय पे गौर किया। एक तरफ जो 90 दिन का सिलसिला है जो आइन में लिखा गया है, उस मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन सब ने हमें बताया कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। हर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं और जहाँ तक आइन की बात है और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद। जी नाज़रीन, बिलावल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब आज के जो बयानात हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया। जैसे हमने जिक्र किया बिलावल साहब और जरदारी साहब के बयानात के हवाले से, अब इन बयानात के बाद एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद बिलावल साहब और जरदारी साहब के बयानात में तजादात हैं। आप समझते हैं कि वाकई दोनों रहनुमाओं के बयानात में फ़र्क है, कोई तजाद आपको भी नज़र आ रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी शाह साहब, देखें, एक सिंपल बात है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बात की वो एक इदारे को तक़वियत देने की बात की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इदारों को प्रेशराइज़ करने की आदी नहीं है। जिस तरह आपने देखा कि फ़ॉरेन फंडिंग केसेस या दीगर चीज़ें होती थीं, तो जिस तरह PTI के दोस्त उन पर असरअंदाज होने की कोशिश करते थे, उन्होंने तो एक बिल्कुल सिंपल बात की है। और हम बहुत पुरुमीद हैं कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन होंगे वो फ्री और फेयर होंगे और वो जो रिज़ल्ट होगा उस पर सब लोग मुत्तफ़िक होंगे। आपने अभी मोहतरम हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सिलसिले में जो बात की और वो जो उनका बयान आपने दिया, इसके साथ साथ आपको उसके बाद वाला बयान भी चला देना चाहिए जो उसी वक्त उसी CEC के बाद में जब 2 दिन हमारी मीटिंग चली और उसके बाद जब CEC का फ़ैसला हुआ, जो ख़ुद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ख़ुद उसको अनाउंस किया, जिसमें ये कहा कि सब ने प्रेसिडेंट साहब को ही भी अथोराइज़ किया है कि वो इस मामले पे सबसे बात करें। तो ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो प्रेसिडेंट साहब का जिस बयान का आप तस्करा कर रहे हैं। हमें अपने इदारों के लिए बहुत एहतराम है और हम समझते हैं कि उनको अपना रोल अदा कर देना चाहिए। ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दिन से कह रही है कि इंतखाबात जो है फौरी होने चाहिए। हमारा मुतालबा ये रहा है कि 90 दिन में इंतखाबात हों, लेकिन जिस तरह सेंसस के बाद आइनी तौर पर बहुत ज़रूरी होता है
कि डीलिमिटेशंस हो जानी चाहिए, और वो भी हमारा रहा कि चले डीलिमिटेशन 30 नवंबर तक भी। वो भी आपको याद होगा कि वो भी कोई दिसंबर की डेट थी। फिर पीपल्स पार्टी का ही एक वफद मिला था चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से, जिन्होंने उसको फिर 30 नवंबर तक कहा। हमारा मौक़िफ़ था कि चलें, आप सही कह रहे हैं, लेकिन शेड्यूल अनाउंस कर दें। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई, और बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात ना आती और ख़ुद ही इलेक्शन कमीशन ये अनाउंस कर देते पहले ही, जो डेट थी 8 फरवरी की। लेकिन अब हम बहुत पुरुमीद हैं कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन जो है हों और उनका शेड्यूल वगैरह जो है वो आ जाना चाहिए। लेकिन शाह साहब, तो ऐसा बड़ा तजाद नहीं है जिसको आप वजह से। लेकिन अब बिलावल साहब को अगर आप देखें तो वो खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं, वो जलसे भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर वो इन तहफ़्फ़ुज़ात का अभी भी इजहार कर रहे हैं। लेकिन जरदारी साहब का जो आज बयान आया है, तो आप क्या समझते हैं कि मतलब जो पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, जरदारी साहब के इस बयान के बाद क्या ये कहा जाए कि पीपल्स पार्टी के वो तहफ़्फ़ुज़ात जो कल तक खैबर पख्तूनख्वा में बिलावल साहब जिनका इजहार कर रहे थे, वो तहफ़्फ़ुज़ात अब आपके ख़त्म हो गए हैं? देखें, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के इस बयान को मुस्बत लेना चाहिए, और जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात कर रहे हैं वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको होनी चाहिए। देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड का कहने से शुरू से ये अख्स कर लिया गया कि बिलावल साहब कोई फेवर चाह रहे हैं इलेक्शन में, कोई चाह रहे हैं कि सारी चीज़ें कोई उनकी मर्जी से हो। ऐसा नहीं है। वो सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड कर चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सबको मौका मिलना चाहिए। अगर किसी सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या पीटीआई को मौका मिलना चाहिए, उन्होंने कहा बिल्कुल पीटीआई को इलेक्शन में मौका मिलना चाहिए, उनका सिंबल भी होना चाहिए, कि अगर वो नहीं होंगे तो बहुत सारे इफ़ एंड बट्स आएंगे, जिस पे एकदम से कह दिया गया कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई का कोई इल्हाक हो रहा है, जो बिल्कुल नहीं हो रहा, और नामुमकिनात में से है कि हमारा कोई इलेक्शन इत्तेहाद हो पीटीआई के साथ। ये वो एक पॉलिटिकल, देखें ये सारी स्टांस है हमारे। अभी इलेक्शन का माहौल है, जो सिलसिला है वो चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि बयानों में शिद्दत है बहुत सारी। एक पीएमएलएन के साथ हम एलाइज भी रहे हैं, लेकिन जो बयान होता है लड़ाने वाला, उसको तो सब हाईलाइट करते हैं। उस बयान को कोई हाईलाइट नहीं करता जब हम कहते हैं कि मियाँ साहब को हम वेलकम करते हैं, वो मुल्क में आके उन्होंने शुरू की अपनी सियासी जो सरगर्मियाँ हैं। बहुत शानदार उनका जलसा हुआ और उनको रोल अदा करना चाहिए। पीपल्स पार्टी का ये स्टांस भी रहा है कि उनको जो नाअहल करार दे दिया गया वो गलत दिया, कि बेटे से तनख्वाह ना लेने में। इन चीज़ों को कोई हाईलाइट नहीं करता, बल्कि अगर कोई इस तरह की चीज़ आती है तो ये देखें, ये हमारा एक, जब अलाइंस में हम गवर्नमेंट में भी थे, आपको याद होगा, तो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए थे, उसमें हम दोनों ने एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता। बहुत सख्त मुकाबला था। तो ये अब भी हमारा कोई अलायंस किसी के साथ नहीं होगा। इलेक्शन हर कोई अपने सिंबल पे लड़ेगा, और हम बहुत पुरुमीद हैं कि सबसे बड़ी पार्टी नेशनल असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, और वज़ीर आज़म जो है हमारा होगा, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम ये कहते हैं, चेयरमैन बिलावल साहब खुद कहते हैं कि अब वो जो पुरानी सियासत है, वो जो नफ़रत की सियासत है, लेग पुलिंग की सियासत है, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली सियासत है, वो नहीं चलेगी। जो मुल्क के हालात हैं, आइंदा जब ये गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो सबको मिलकर चलना होगा। हम पुरुमीद हैं वज़ीर आज़म हमारा होगा। हम ज़रूर चाहेंगे कि रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी मोहतरमा काबिल एहतराम बहन मरियम नवाज़ साहिबा उस कैबिनेट का हिस्सा हों। दीगर पार्टी से भी और जो भी टैलेंटेड लोग हैं वो इसका हिस्सा हों। अगर पाकिस्तान की अवाम किसी और को मैंडेट देती है तो हम उनकी गैर मशरूत हिमायत करेंगे। हम कभी नहीं करेंगे, तो चाहेंगे कि फिर वो धरना सियासत हो, वो डिस्टेबलाइजेशन करनी चाहिए हुकूमत को। दी गई है। आपको लगता है कि इस वक्त सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ ऐसा कुछ हो रहा है जिन तहफ़्फ़ुज़ात का आप इजहार कर रहे हैं? कोई अलाइंस बन रहा है, इत्तेहाद बन रहा है, या आप देख रहे हैं कि ऐसी कोई सूरत हाल सिंध में बन रही है जिससे पीपल्स पार्टी को आइंदा इंतखाबात में मुश्किलात का सामना हो सकता है?
देखिए, मुश्किलात का सामना तो हमें बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये इंतखाबी इत्तेहाद हो रहे हैं और इससे पहले भी रहे हैं। अब भी जो हमारे अलाइज थे वो सब आके वो इत्तेहाद कर रहे हैं हमारे ख़िलाफ़। आप तो गोरमानी साहब सिंधी समझते हैं, अटो बधी लाहौर मोची कराची में इत्तेहाद कंदा असांजे ख़िलाफ़, तो मतलब बात तो वो कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे खाइफ नहीं हैं, क्योंकि ये इत्तेहाद हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बनते रहे हैं। बल्कि 2008 में भी बने, 13 में भी बने, 2018 में भी बने, बल्कि 18 में से तो बहुत सारी सीटों पे पीटीआई भी इस इत्तेहाद में शामिल रही। जाहिर है उस वक्त पीएमएल लेकिन शाह साहब ये बातें तो ठीक हैं, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो सियासी जमातें जो हैं वो जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं। कई रहनुमा मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। अली नवाज साहब जो हैं वो आज इस्तेकाम पार्टी में गए, लेकिन बिलावल साहब जब खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पर गए तो वहाँ पर अरबाब आलमगीर साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के पुराने साथी थे, उन्होंने आपको जो है वो खुदाफिज कह दिया। मतलब एक तरफ पीपल्स पार्टी से लोग जा रहे हैं और दूसरी जमातों में शिरकत हो रही है, तो इसकी आपकी नज़दीक क्या वजह है? नादिर साहब, काश आप ये भी बता देते कि कितने लोग हमारे यहाँ शामिल हुए हैं। मिसाल के तौर पर मैं केपी पे आता हूँ, सिंध में तो ये काफ़ी दिनों से इत्तेहाद की बातें हो रही हैं कि जी PMLN, MQM, GDA, JUIF, कौम परस्त जमायतें और बहुत पता नहीं जितने लोग हैं, सब का इत्तेहाद हो रहा है, इत्तेहाद बनवाया जा रहा है। और लेकिन उसके बावजूद क्या बात है कि जो इलेक्टेबल्स हैं, जो हमारे ख़िलाफ़ जीते हुए हैं, मैं मिसाल दूंगा सरदार अली गौहर महर साहब की, जो 2018 में पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट जीते हैं, गौस बख्श महर साहब, शहरयार महर साहब जो जीते हैं हमसे, लेकिन वो सब पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। काश आप उनका जिक्र भी करते। अभी कुछ दिन पहले सरदार खैर मोहम्मद खोखर जो 38,000 वोट जिन्होंने 2018 में लिए, थोड़े से वोटों से हार गए, वो भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। इसी तरह बलूचिस्तान में बहुत सारे लोग अगर PMLN में गए हैं तो बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी में भी आए हैं और मजीद यौम तासीस पे और आएंगे जब हम जा रहे हैं वहाँ पे। केपी में आप बिल्कुल कह रहे हैं, हमारे जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जो नाम आपने लिए ताल्लुकात हैं, जहांगीर तरीन साहब हो गए, कुदूस बजिंजो साहब हो गए, तो आप बताएंगे कि इस वक्त तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो खास तौर पर मुस्लिम लीग नून के करीब नजर आ रही है। पहले कुदूस बजिंजो साहब ने जरदारी साहब के साथ मुलाकातें भी की। दो मुख्तसर सवाल बता दें कि एक, ये क्या वजह बनी कि आपसे मुलाकातें हुई लेकिन आप पार्टी में शमूलियत वो अख्तियार नहीं कर सके, वो नून लीग की तरफ चले गए? दूसरा, पंजाब में जहांगीर तरीन साहब के साथ क्या बातचीत हो सकेगी? आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं जहांगीर तरीन साहब से, दूसरे अहम रहनुमाओं से बलूचिस्तान के अंदर भी आपके अच्छे ताल्लुकात हैं। जी देखें, IPP में जो लोग इस वक्त हैं वो बड़े काबिल इज़्ज़त व एहतराम हैं। हमारे ज़ाती उनके साथ मरासिम हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनका अपना एक मकाम भी है और पॉलिटिकली स्ट्रेंथ भी है। ये बातचीत चलती है, लेकिन हम इलेक्शन अलाइंस किसी के साथ नहीं करेंगे। बलूचिस्तान में आपने जो जिक्र किया, वहाँ बहुत सारे दोस्त हमारे पास आए हैं। अभी 11 डिस्ट्रिक्ट में बल्दियाती इंतखाबात हमने स्वीप किए हैं। वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब, वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। रिटायर्ड जनरल कादिर साहब हुए हैं। बहुत सारी दीगर मोतबरीन जो हैं पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। और बाप कोई कराची का बताइएगा कि कराची में MQM कहाँ खड़ी होगी? सर MQM तो आपके साथ नजर नहीं आ रही, वो भी नून लीग की तरफ जा रही है। देखें, MQM की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है वो आप सबके इल्म में है कि वो इस वक्त बहुत ही कमज़ोर पोजीशन में है। उनके बहुत से लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जो जीते हुए MNA MPAs और बहुत सारे लोग जो हैं, लेकिन उनकी ग्राउंड पे वो पोजीशन नहीं है। MQM में मुझे उनके लिए कोई इस तरह की रिजर्वेशंस नहीं है, मेरे लिए काबिल एहतराम है वो लोग, लेकिन ऑन ग्राउंड इस वक्त MQM जो है वो नहीं है जिसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि MQM का निशान जो पतंग है, वो जो आम दोस्त कहते हैं कि इस वक्त वो पतंग जो है ना कटी हुई है, तो वो इसलिए कोई उसका हम पर इस तरह का कोई डर और खौफ नहीं। केपी में जरूर ये हमारे ठीक है शाह साहब, बहुत शुक्रिया नासिर शाह साहब, गए हैं लेकिन और बहुत सारे शामिल हो रहे हैं। हुसैन शाह साहब की गुफ्तगू। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम हाफिज नईम रहमान साहब से गुफ्तगू करेंगे।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। नासिर हुसैन शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त हमारे साथ हाफिज़ नईम रहमान साहब मौजूद हैं। इस वक्त जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ख़ास तौर पर सिंध के हवाले से किए जा रहे हैं उन पर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपने टाइम निकाला। इस वक्त अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है, सिंध में इत्तेहाद जो हैं वो बन रहे हैं, अहम मुलाकातें हो रही हैं। आप सिंध में मौजूद हैं, बताएंगे कि इस वक्त जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, जो अलाइंसेस जो हैं वो सिंध में बन रहे हैं, एक्चुअल पोजीशन सर है क्या सिंध में इस वक्त? अच्छा देखें, मैं ज़ाहिर है पूरे सिंध की जो सूरत हाल पिछले खास तौर पर 15 साल और उससे पहले से चली आ रही है वो सब आपके सामने है। 15 साल में MQM भी इनके साथ इत्तेहाद में रहे हैं और 1988 से लेकर आज तक बहुत ही कम पीरियड ऐसा गुजरा होगा जब पीपल्स पार्टी और MQM का अलायंस ना हुआ हो। और अगर पीपल्स पार्टी MQM का अलायंस नहीं होता तो पीपल्स पार्टी की जगह जो लोग भी आते हैं उनके साथ MQM शरीके हुकूमत होती है। और नया इत्तेहाद कौन सा बना है ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, इसलिए कि जो PDM थी तो जिसने रिजीम चेंज के बाद हुकूमत बनाई थी तो उसमें तो MQM के गवर्नर भी थे, उसमें MQM के वफाकी वज़रा भी थे, उसमें MQM को एडमिनिस्ट्रेटर भी दिए थे पीपल्स पार्टी ने। और मुआहदा जो उन्होंने किया था जो जाहिर में दिखाने के लिए उसमें तो बिलावल साहब, उसमें तो शहबाज शरीफ साहब और MQM के सारे लोग बैठे हुए थे। तो ये नया इत्तेहाद कौन सा बना है? तो ये सब इत्तेहादी हैं इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी। ये इलेक्शन से पहले एक फ्रेंडली फायर होते हैं और हम ये 35-40 साल से देख रहे हैं, सिंधी महाजर तकसीम पैदा करने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। अब मसला ये है कि लोग बेवकूफ बन नहीं रहे हैं, ना सिंधी बन रहा है ना महाजर बन रहा है। तो इसके नतीजे में अब ये लोग बहुत डिप्रेशन में हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। जहां तक मेरे शहर कराची की बात है, सिंध का कैपिटल है, पाकिस्तान का माशी हब है, इस शहर कराची ने तो सबसे ज्यादा वोट जमात इस्लामी को दिए हैं लोकल बॉडीज में। आखिरी इलेक्शन तो वो हुआ है और इस इलेक्शन के ऊपर पीपल्स पार्टी ने डाका मारा, कब्जा करके अपना मेयर बनाया और बहुत सारी सीटें इन्होंने खा ली। MQM तो इस पोजीशन में ही नहीं थी कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती, उसने क्विट कर दिया, वो फरार का रास्ता इख्तियार किया। अब भी MQM की पोजीशन ये है कि उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसमें हवा भरने की कोशिश जरूर की जा रही है। और मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं कि गुब्बारे में जो है वो सुराख हुए हुए, तो जो हवा भर रहे हैं उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं, लेकिन MQM के गुब्बारे में हवा नहीं भरी जा रही। तो उसके नतीजे में फ्रस्ट्रेशन में होल भी पकना शुरू हो गए हैं बहुत सारे लोग। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये तो MQM तो इस वक्त कोई चॉइस है ही नहीं कराची के लोगों की। 30-40 साल तक के जो लोग हैं उनमें से तो 0.1% लोग भी MQM के साथ नहीं खड़े हुए या उसको वोट नहीं देना चाहते। जो मोर देन 40 नहीं, लेकिन हाफिज साहब जो बात आप कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वहां पर इक्तदार में रही है कई साल, 15 साल अगर हम बात करें, लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो इस वक्त तो MQM और पीपल्स पार्टी एक पेज पर नजर नहीं आ रहे। जिस मुआहदे का आप जिक्र कर रहे हैं बिल्कुल वो माजी में हुआ था, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो वो मुस्लिम लीग नून से मुलाकातें कर रहे हैं MQM के जो रहनुमा हैं। तो आप समझते हैं कि ये भी सिर्फ दिखावा है या वाकई इस तरफ MQM का झुकाव ज्यादातर मुस्लिम लीग नून की तरफ है? नहीं, MQM ये देखती है कि हवा का रुख किस तरफ है, चौराहे पे बैठी होती है और जो उसकी कीमत लगा ले उसके साथ चली जाती है, लेकिन वो अपने पिछले लोगों को भी छोड़ती नहीं है, वो उनके साथ भी फिर दोबारा से मिल जाती है। और ये जो फ्रेंडली फायर होते हैं सिर्फ 3 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए होते हैं इलेक्शन में, उसके बाद सब ये इत्तेहादी होते हैं। आपको याद नहीं है 2008 से लेकर 2013 तक की जो हुकूमत थी उसमें MQM विफाकी हुकूमत में भी शामिल थी, सूबाई हुकूमत में भी शामिल थी। 2002 से लेकर 2008 तक की जो हुकूमत थी मुशर्रफ साहब के जमाने में, वो सब कुछ ही उनके पास था, हर हुकूमत में वो शामिल थी। उनके गवर्नर तो 2015-16 तक गवर्नर रहे थे। फिर आप ये देखिए कि उसके बाद जब PTI के साथ हुकूमत में गई, फिर रिजीम चेंज के मौके पर कीमत लगवाई। कराची के लोगों को क्या मिला इतने पूरे अरसे में? तो कराची के लोग क्या बेवकूफ हैं कि अब MQM के पीछे चलते रहेंगे जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है, जो एक दूसरे को राका एजेंट कहते हों, जो कुंडियां खोलने वाले लोग हों एक दूसरे के लिए, जो है वो लोगों के यानी जो खुद ये कहते हो कि हमारा सिग्नेचर कत्ल तो हो सकता है, हमारा सिग्नेचर भत्ता तो हो सकता है, बराह तावान तो हो सकता है, जला वाला नहीं सकते। हालांकि सबको मालूम है कि बल्दिया फैक्ट्री किसने जलाई, किसने 259 इंसानों को कत्ल किया। तो किसी भी वॉशिंग मशीन से इस्टेब्लिशमेंट की गुजरने के बाद क्या कोई बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है? ऐसा नहीं है। कराची के लोग इन सब लोगों को जानते हैं, इसलिए ये नूरा कुश्ती किसी के वो नहीं है। लोगों का रुख बिल्कुल वाजे है। कराची में तो इस वक्त जमात इस्लामी एक ही पार्टी है जिसकी तरफ यूथ का रुझान है, जिसकी तरफ जो है वो आम लोगों का रुझान है, और बाकी सब एक हैं। हम तो इनको अलग अलग समझते भी नहीं है। ये सिर्फ आपका मीडिया कंजम्पशन के लिए इस तरह की बातें होंगी। और अगर ये एंटी पीपल्स पार्टी इस तरह ही नून लीग है तो ये 14 बंदे तो जरा हटा लेना जो मेयर के लिए उन्होंने वोट डाले हैं। 4 JUI ने डाले, 18 तो ये हो गए, 13 वोटों से जीती थी। वो भी जो है वो 30 बंदे लापता करके।
तो पहला काम तो नून लीग ये करे, समझ में आ जाएगा कि वो कितने पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं। तो अगर उन्हें जमात इस्लामी का मेयर कबूल नहीं है, इसका मतलब वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं। तो एमक्यूएम की क्या पोजीशन है? एमक्यूएम नून लीग से क्यों नहीं कह रही कि पहले तो आप पीपल्स पार्टी का मेयर तो हटवाएं? पहला मुतालबा उसका ये होना चाहिए था ना कि इस शहर में पीपल्स पार्टी अगर इतनी तबाहकुन सूरत हाल पैदा करती है तो सबसे पहले तो नून लीग अपना मेयर जो है वो तब्दील करवाए इनका पीपल्स पार्टी का, और एमक्यूएम की तो पहली शर्त होनी चाहिए थी। लेकिन हाफिज साहब, जिन तहफ़्फ़ुज़ात का आप भी इज़हार कर रहे हैं एमक्यूएम के हवाले से या फिर पीपल्स पार्टी के हवाले से, अगर हम दूसरी जानिब देखें तो जरदारी साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इज़हार भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है। बिलावल साहब जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा अगर इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन हुई तो कबूल नहीं करेंगे। इन बयानात में आप समझते हैं कि कोई तज़ाद है? आप समझते हैं कि कौन दुरुस्त बात कर रहा है? जमात इस्लामी को क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? जमात इस्लामी जरदारी साहब के बयान को दुरुस्त देखती है या फिर जो बिलावल साहब जिन खदशात का इज़हार कर रहे हैं उनको आप समझते हैं कि वो दुरुस्त है? नहीं, मतलब एक ही राइटर के स्क्रिप्ट हैं, अब्बा जान को अलग बात करनी है, बेटे को अलग करनी है। राइटर एक ही है, हिदायतकार भी एक ही है। तो ये तो वक्ती तौर पर ये चीजें चलती रहेंगी और हम बहुत आदी हैं इस बात के, ये सब चलता है और सब अपने अपने पॉइंट स्कोरिंग करते हैं और आवाम को समझते हैं कि वो तो बिल्कुल ही गुलाम है, जो वो कहेंगे लोग समझ लेंगे। बात यह है कि इलेक्शन का जहां तक ताल्लुक है, मेयर का इलेक्शन कराची में जैसा हुआ, अब ये तो एक समझने के मुहावरा भी बन गया, ये तो एक तारीख भी बन गई कि भाई अगर कोई इंतखाब ऐसा होना है जो कराची के मेयर वाला इंतखाब है तो ऐसे इंतखाब का क्या फायदा। तो ये तो पीपल्स पार्टी को ही जवाब देना पड़ेगा ना, जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की वो बात कर रही है उसने कराची में कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड दी है। दूसरी बात यह है कि चारों सूबों के गवर्नर, यहाँ एमक्यूएम का गवर्नर, एक जगह पर नून लीग का गवर्नर, एक जगह पर जेयूआई का गवर्नर, एक जगह पर तो जाहिर है वो बलूचिस्तान में तो अपना ही हिसाब किताब बना लेते हैं ये लोग। चारों गवर्नर सियासी हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, उनकी मौजूदगी में शफाफ इंतखाब हो सकता है। आप मुझे बताइए कि जो आरओज और डीआरओज इंतजामिया से लिए जाएंगे उनकी मौजूदगी में शफाफ इंतखाब हो सकता है? अदलिया से क्यों नहीं लिए जा रहे? तो शफल क्यों नहीं किया जा रहा? अगर शफल करे इलेक्शन कमीशन, पंजाब के लोगों को केपी में भेजे, केपी के लोगों को सिंध में भेजे, तो इससे पता चल जाएगा कि वो कितने सीरियस हैं। वोटर लिस्ट दुरुस्त नहीं है तो चारों सियासी। सर हाफिज साहब, इसका मतलब है कि इस नुक्ते पर तो कम से कम जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी सेम पेज पर है ना, जो बिलावल साहब जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं। नहीं, बिलावल साहब के खदशात से कुछ नहीं होता। बिलावल साहब पहले तो इस बात को साबित करें ना कि वाकई वो लेवल प्लेइंग फील्ड खुद भी देने वाले आदमी हैं। विड्रॉ कर लें अपने मेयर को, कह दें कि हमने गलत तरीके से मेयर बनाया था, हम इफाम तफहीम चाहते हैं, शहर जिसका मैंडेट है उसको मिलना चाहिए। तो एक तरफ बिलावल साहब कब्जा करें और दूसरी तरफ सिर्फ इंतखाबी कंजम्पशन के लिए एक मसनूई जंग छेड़ दें नून लीग और एमक्यूएम से, ताकि लोग बेवकूफ बने। ये सब एक हैं, एक तरफ ये है, एक तरफ जमात इस्लामी है। कराची के मैंडेट की पोजीशन तो बहुत वाज़ेह है और वैसे भी एमक्यूएम को जितना वोट मिलता है वो सब घूम के वडेरों के कदमों में जाके गिरता है ना, और कहां गिरा है आज तक। तो कराची के लोगों को क्या मिला? कराची की तो किसी जुबान बोलने वाले को कुछ नहीं मिला। सिंध के आवाम की जो सूरत हाल, इंटीरियर सिंध पूरा देख लें आप, क्या हालात हैं। तो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम एक ऐसे इत्तेहादी हैं जो सिर्फ इंतखाब के वक्त एक दूसरे से रूठे रूठे नजर आते हैं और उसके बाद हैंड्स एंड ग्लव्स होते हैं, मिलकर लूटते हैं, मिलकर खाते हैं, मिलकर करप्शन करते हैं, मिलकर भत्ते लेते हैं, मिलकर सिस्टम चलाते हैं। तो क्या पागल हैं, बेवकूफ हैं लोग इस सूबे के और स्पेशली इस शहर कराची के? तो अभी तो इंतखाब में सब पता चल जाएगा। लेकिन हाफिज साहब, जो सिंध में इत्तेहाद बन रहा है, हमने देखा कि बशीर मेमन साहब जो हैं उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की, जीडीए का इत्तेहाद है, लेकिन खुद फिर जीडीए के इत्तेहाद में से जो है वो लोग पीपल्स पार्टी में की तरफ आ रहे हैं। तो आप समझते हैं कि वहाँ पे इत्तेहाद बनेगा तो जमात इस्लामी कहाँ खड़ी होगी? आप किसके साथ हाथ मिलाएंगे? कौन सा इत्तेहाद आप समझते हैं कि इस दफ़ा ज़्यादा मुतहरिक और मौसर साबित होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जमात इस्लामी अपने निशान पर इलेक्शन लड़ेगी, अपने नाम पर इलेक्शन लड़ेगी, ठीक है। लोकल एडजस्टमेंट किसी एक जिले में, किसी एक जगह पर, किसी अच्छे आदमी के साथ या कोई ऐसी पार्टी है कि जिसके साथ हमारी बातचीत हो सकती है, उसकी गुंजाइश है हमारे पास और इंतखाबी अमल में होती है। इत्तेहाद कोई नहीं बनाने जा रहे हम लड़ेंगे सोलो और लोकल एडजस्टमेंट करेंगे, ये हमारी पॉलिसी है। बाकी जहां तक ये सब कुछ है खिचड़ियां, ये हर इलेक्शन के मौके पर पकती हैं और मेरा नहीं ख्याल है कि इससे, हाँ अगर तो वाकईतन करप्शन खत्म करनी है और उन लोगों को कि जो मुसलसल लूट मार कर रहे हैं उन पे हाथ डालना है, तो आर्मी चीफ साहब ने बयान दिया था कि हम सिस्टम पे हाथ डालेंगे। मैं इंतजार कर रहा हूं कि उस पर अमल दरामद कब होगा। किसी एक आदमी पे हाथ नहीं डाला अब तक। वही SBCA है, वही सिस्टम चल रहा है, वही जमीनों पे कब्जे हैं, वही टेंडरों के अंदर घपला है, वही 70% करप्शन हो रही है एक एक काम में, क्लिक के प्रोजेक्ट में हो रही है, वही बल्दिया में करप्शन हो रही है, वही एडवर्टीजमेंट के पैसों में करप्शन हो रही है।
सब कुछ वही चल रहा है, तो फिर ऐसे बयान देने का क्या फायदा जिससे कौम भी परेशान हो कि यार ऐलान तो हम बहुत सुनते हैं, इकदाम कोई नहीं करता। पहले बाजवा साहब भी यही बात करते रहे। तो अगर आर्मी चीफ जैसे जिम्मेदार आदमी ने एक बात कही है तो नजर तो आना चाहिए ना कि सिस्टम के कौन से लोग पकड़े जा रहे हैं। अगर नहीं पकड़े जा रहे तो फिर बनाते रहे आप मसनूई किस्म के इत्तेहाद, ठीक है बढ़ते रहे आप, तो बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, हाफिज नईमुर रहमान साहब की आपने सुनी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो मुल्क में एक अहम मसला जो बढ़ती हुई आबादी का है उसके हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, सियासत के हवाले से हमने बात की, नासिर हुसैन शाह साहब और हाफिज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो मुल्क में जो बढ़ती हुई आबादी है वो एक अहम मसला है, जिस पर पार्लियामान के अंदर और बाहर भी वक्तन बवक्तन बात तो होती रहती है, लेकिन कोई खातिर ख्वाह जो इक़दाम हैं वो हमें नज़र नहीं आते और इस पर तनकीद भी होती है। हमने देखा है कि पार्लियामान के अंदर भी इस पर सवालात उठाए जाते हैं। पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी और वसाइल की कमी एक संगीन मसला जो है वो बन चुकी है और मुल्क में सेहत के वसाइल और सेहत के शोबे में वसाइल की कमी की वजह से न सिर्फ अवाम बल्कि हुकूमत और शोबे के लिए आने वाले सालों में जो मसाइल हैं उनके अंबार जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और कई खदशात जो हैं उनका भी इज़हार किया जा रहा है। सबसे अहम मसला ख़वातीन के मसाइल हैं, फिर सेहत के शोबे में जो चैलेंजेस हैं या वसाइल के हवाले से हम देखें कि हर आने वाली हुकूमत क्या इक़दाम उठाती है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो आबादी का बढ़ना मुल्क के लिए एक चैलेंज ज़रूर है, लेकिन मनसूबा बंदी और जो मुतल्लिका हल्के हैं उनकी तवज्जो जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब और जावेद अकरम साहब। ज़फ़र साहब, आप शुरू करेंगे। सर, इस वक्त अगर हम देखें, जैसे हमने जिक्र किया कि वक्तन बात तो होती रहती है इन इशूज़ पर, लेकिन इस वक्त ओवरऑल अगर हम बात करें तो मुल्क में बढ़ती हुई आबादी का जो एक इशू है, आप क्या समझते हैं कि ये कितना बड़ा चैलेंज है? मैं समझता हूँ जी कि इस वक्त पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ किस्म के क्राइसिस हैं उनमें सरे फहरिस्त क्राइसिस में से एक क्राइसिस ये है कि जिस रफ्तार से हमारी आबादी बढ़ रही है, नए सेंसस के मुताबिक हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 2 से भी एक्सीड कर गया, जिसका मतलब ये है कि 2050 तक हम 350 मिलियन के करीब एक्सपेक्टेड हैं कि हो जाएंगे, जो कि पाकिस्तान दुनिया का हम चौथा बड़ा मुल्क बन जाएंगे। अब पाकिस्तान में जो गुर्बत की सूरत हाल है, जो वसाइल की सूरत हाल है, जो सियासी और मुआशी जो बहरान है हमारे यहाँ, उनके होते हुए ये जिस चीज को हम जो हमारा एक बहुत बड़ा रिसोर्स बन सकती थी चीज, यानी कि जो हमारा यूथ बल्ज है, यानी कि जो तकरीबन 60% हमारी जो पॉपुलेशन है वो 32 साल से कम उम्र की है, लेकिन अगर वो आबादी जो है वो उसके लिए वसाइल नहीं है, उसके लिए तालीम नहीं है, उसके लिए सेहत नहीं है, उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो फिर वही जो वसाइल है वो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो आपके लिए बोझ बन जाता है। तो ये इस वक्त पाकिस्तान का के अव्वलीन मसाइल में से एक है और आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। इस पर वक्तन फवक्तन बात हो जाती है, सेमिनार्स हो जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो जाती हैं, हत्ता के एक वक्त में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर एक्शन दिया था और उसके नतीजे में पाकिस्तान ने नेशनल एक्शन प्लान भी बना था, लेकिन वो एक्शन प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। तो ये बहुत बड़ा इस वक्त मसला है। तो सर, हम जावेद साहब से भी बात करेंगे। जावेद अकरम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, अगर आप भी देखें सर तो इस वक्त सेहत कार्ड भी बनते हैं, मुख्तलिफ इक़दाम भी हमें पार्लियामान के अंदर कानून साजी भी होती है, लेकिन आप नहीं समझते कि इस वक्त भी पाकिस्तान जो है वो सेहत के शोबे में अभी भी पाकिस्तान को कई मुश्किलात का सामना है? सर बिल्कुल सही कहा जी आपने। देखें, पाकिस्तान ऑब्वियसली एक तरक्की पजीर मुल्क है और जाहिर है हमारे अभी भी इस वक्त भी पॉवर्टी बहुत ज्यादा है और उसके बाद जो हम हेल्थ पे स्पेंड करते हैं वो भी इस दुनिया को तो छोड़ दें, इस खित्ते में भी सबसे कम है पर कैपिटा। बिल्कुल। और फिर जो करते भी हैं उसका फैशन भी हमारा अग्रेसिव फैशन है, प्रोग्रेसिव नहीं है। अग्रेशन डिटरमिन करता है हमारा आपका कैमरा और माइक जी, कोई एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस पे नहीं होता। और जैसे हमें पता है कि लाहौर बहुत बड़ा शहर है, ये जब इसकी 50 लाख के करीब आबादी थी
वक्त आखिरी जो हॉस्पिटल इसको बड़ा बना मिला वो जिना हॉस्पिटल था लाहौर, जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने इसका इफ्तिताह किया, तकरीबन 30 साल हो गए। उसके बाद छोटे छोटे हॉस्पिटल बनते रहे, लेकिन 1000 बेड या इससे ऊपर कोई बेड हॉस्पिटल नहीं बना। और अब आबादी इसकी उससे 4 गुना हो गई है, तो बेड्स उतने के उतने ही है पब्लिक सेक्टर में। तो ऑब्वियसली ओवर क्राउडिंग है। एक इमरजेंसी में 7 से 9, 10, 12 हज़ार मरीज इमरजेंसी में आते हैं। ओपीडी में तकरीबन इससे भी ज्यादा आते हैं, और एक बेड पे 2 लटाए जाते हैं। सर, ये तो बिल्कुल क्योंकि मजबूरी है। अगर हम नहीं लटाएंगे, हाउसफुल कह देंगे या तो फिर जाहिर है फुटपाथ पे या रिक्शों में लोग मरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन तो इसलिए हमारी पॉलिसी ये है कि हमने किसी को रिफ्यूज नहीं करना, चाहे बेड कैपेसिटी है या नहीं है, तो उससे क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाती है बिल्कुल। लेकिन जफर साहब अगर आप देखें तो यूएनके के एफएओ की रिपोर्ट भी है, उसको अगर आप देखें जो मेरे सामने है कि 3 करोड़ अफराद जो हैं वो खुराक की शदीद किल्लत, जबकि 10 करोड़ अफराद जो हैं वो अमूमी किल्लत का उन्हें सामना है। तो रिसोर्सेज की कमी तो है, ये ज़राअत के हवाले से होगी, लेकिन यही एक चैलेंज जो है वो सेहत के शुबे में भी हमें जो है वो नज़र आता है। तो आप समझते हैं कि रिसोर्सेज के हवाले से फिर क्या इकदाम होने चाहिए? लेकिन जी सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये जो आपने खुराक की कमी की बात की, मेल न्यूट्रिशन जिसे हम कहते हैं, ये इसका बराह रास्त लोगों की सेहत के ऊपर असर है। और मेल न्यूट्रिशन का ही नतीजा है कि हमारे जो 40% या लगभग 40% के जो बच्चे हैं 5 साल से कम उम्र के, उनकी स्टंटेड ग्रोथ है। और स्टंटेड ग्रोथ ये खुराक की कामयाबी या उसकी क्वालिटी का ठीक ना होना या ठीक तरीके से खुराक ना दिया जाना जो है, ये तमाम इसके जिम्मेदार है। अब इस स्टंटिंग का जो फिनोमेना है इसको जरा समझना चाहिए। अगर पहले 3 साल जो हैं उम्र के, उसमें इस स्टंटिंग को रिवर्स ना किया जाए तो ये स्टंटिंग जो है ये उम्र भर के लिए हो जाती है। यानी कि ये बच्चे फिजिकली भी और मेंटली भी कमजोर रहेंगे तमाम उम्र। इनके लिए उस तरह के जॉब्स नहीं ये हासिल कर सकेंगे, उस तरह की एक इकोनॉमिकली यानी प्रोडक्टिव पॉपुलेशन ये नहीं होगी। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में कहा गया कि बाहर से लोग आएंगे, सेहत के शोबे में वो यहाँ आकर जॉब करेंगे, खिदमत सर अंजाम देंगे। लेकिन अब अगर आप डेटा निकाल कर देख लें तो बाकी पाकिस्तानी जो हैं वो तो शामिल हैं ही, लेकिन जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी पाकिस्तान छोड़कर बाहर जो है वो नौकरियाँ करने को तरजीह देता है। इसकी बुनियादी वजह आप क्या देख रहे हैं? इसमें जाहिर है कि एक गैर इत्मीनानियत है, जो जॉब्स की सूरत हाल है वो ख़राब है, लोग इनसिक्योर महसूस करते हैं, लोग गैर मुतमईन हैं बुनियादी सहूलतों के हवाले से, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। और ये सिर्फ तिब के शोबे में नहीं है, ये सिर्फ अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स नहीं है, तमाम तरह के प्रोफेशनल्स जो हैं, अगर आप डेटा देखें तो पाकिस्तान से जो प्रोफेशनल लोगों का बाहर जाना है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। लेकिन कमिंग बैक टू योर पॉइंट, सर मैं बिल्कुल आपकी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन जावेद साहब के सामने मैं एक सवाल रख लूँ। जावेद साहब, जिन चैलेंजेस का हम पार्लिमान के अंदर बाहर जिक्र हो रहा है, आपकी नज़र में फिर रिसोर्सेज की कमी की वजूहात क्या हैं? उससे कैसे उसको ओवरकम कैसे हो बंदा? और दूसरी बात यहाँ पर जैसे हमने जफर साहब के सामने सवाल रखा कि ये जो स्टाफ पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाने को तरजीह देता है, इस सिलसिले को कैसे रोका जाना चाहिए? या इसकी बुनियादी वजह जैसे जफर साहब कह रहे हैं कि वो यहाँ पर मुतमईन नहीं है या वो सिक्योर फील नहीं कर रहे, आपको भी लग रहा है कि यही सूरत हाल है? लेकिन जी बड़ी वजह यह है कि जो डिफरेंशियल है अर्निंग्स में, वो पाकिस्तान या कतर या सऊदी अरेबिया या वेस्ट का बहुत ज्यादा फर्क है। वहाँ एक नर्स जो जाती है वो तकरीबन औसतन कोई 5 से 6 लाख रुपया महीने का कमाती है। तो इतना यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो ज्यादा ज्यादा वो 50 लाख रुपया कमा रही है। तो जाहिर है दे आर फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड जनरली, और उनके फैमिली डिपेंड करती है। वो 2 साल के लिए जाते हैं और वो यहाँ पे तो ब्रेन ड्रेन बहुत ज्यादा है हेल्थ में, चाहे वो पैरामेडिकल अलाइड हेल्थ का हो, चाहे नर्सिंग हो, चाहे डॉक्टर्स हो। ब्रेन गेन बहुत कम है, हम जैसे बहुत कम हैं जिन्होंने बाहर काम किया है और फिर वापस आके
हैप्पी, अगर दोबारा भी ये वक्त आएगा तो हम करेंगे। अल्लाह के फजल से जो दवाएं यहाँ से मिलती हैं कहीं और मुल्क में नहीं मिलती। ठीक है जावेद साहब, सर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ दोबारा, लेकिन जफर साहब के सामने एक सवाल रखें कि जफर साहब इस वक्त अगर आप देखें तो जो तमाम सियासी जमातें हैं वो मुतहरिक भी नज़र आ रही हैं, अपने मंशूर का ऐलान भी कर रही हैं। आपको लगता है कि जो सियासी जमातें हैं उनका इस तरफ जो है वो तवज्जो नहीं है, मंशूर में अगर आप देखें तो इसका जिक्र नहीं है? आप समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल है सियासी जमातों को इंतखाबात से कबल जो मंशूर है उसमें इस जो ये जो चीज़ें हैं इनको भी उस मंशूर का हिस्सा बनाना चाहिए? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान में सेहत जो है वो बुनियादी हक भी नहीं है आईनी, यानी कि जो हमारे राइट्स हैं प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें हेल्थ शामिल नहीं है। तो यहाँ से ये बात शुरू होनी चाहिए कि तमाम पार्टीज जो हैं वो अपने मैनिफेस्टो में ये बात शामिल करें कि हम हेल्थ को एक बुनियादी राइट मानेंगे आईनी। और उसके अलावा ये कि जिस तरह जावेद साहब भी फरमा रहे थे कि हमें ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है और सही तरीके से खर्च करने की ज़रूरत है हेल्थ में। हम लोग इस चीज़ को हमें लाइटली नहीं अब लेना चाहिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो बीमार पॉपुलेशन हो रही है और बीमार जो लोग होते हैं वो प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। इसको इकोनॉमिक टर्म्स में भी देखना चाहिए, इसको सिर्फ सोशली नहीं देखना चाहिए, इसको पॉलिटिकली भी देखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है और हमें इसके बारे में खुल के बात करनी चाहिए। ये जो बात करनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है जावेद साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगा कि आपको याद होगा कि जब सैलाब की सूरत हाल थी तो उसके बाद कई रिपोर्ट सामने आई, कई जो वीडियोस हैं वो सामने आई कि वहाँ पर सहूलियात नहीं है, ख़वातीन को सहूलियात मुयसर नहीं है। इस वक्त आप समझते हैं कि अगर शहरी इलाकों की बात करें तो उसके बरक्स देही इलाकों में सहूलियात जो हैं वो उस तरह मुयसर नहीं है फिर भी जिस तरह शहर में है? आप समझते हैं कि देही इलाकों में इतनी ख़राब सूरत हाल की वजह, फिर सर आप क्या समझते हैं जावेद साहब? लेकिन डेफिनेटली हेल्थ सेक्टर, जैसे मेरे भाई जफर साहब ने कहा कि ये निगलेक्ट का शिकार रहा है और थ्रू आउट रहा है, और खासकर जो हमारी सब अर्बन और रूरल है, यानी कि जो प्राइमरी केयर है, जो फर्स्ट लाइन डिफेंस होती है, उसकी इंटीग्रेशन नहीं हो पाई विद द टर्शरी केयर। देखिए वो एक आइसोलेटेड पैरेलल चल रहे हैं, जो रेफरल सिस्टम है वो नहीं है हमारा, और इसकी वजह से लोग प्राइमरी केयर में नहीं जाते, सीधा टर्शरी केयर में आ जाते हैं और वहाँ छोटी छोटी नॉर्मल डिलीवरीज और इन चीजों की भरमार हो जाती है, और जो सही मायनों में रेफर होके आने चाहते हैं वो नहीं आ सकते। ठीक, इसलिए ये बेइंतहा जरूरी है कि हम अपने प्राइमरी केयर को इंटीग्रेट करें विद सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर। ठीक है जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, डॉक्टर जफर मिर्जा साहब और जावेद अकरम की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।